दोस्तों स्वागत है आपके नई वीडियो में। और दोस्तों आज इस विषय पे हम बातचीत करने वाले हैं दोस्तों। वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए भी, और जो विद्यार्थी नेट की तैयारियां कर रहे हैं, एक दो अटेम्प्ट वो दे भी चुके हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा दोस्तों। तो आज हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से हमें अपनी रणनीतियां बनानी चाहिए, कम समय में ऐसा क्या करें कि हमारा जो वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपको पढ़ना नहीं चाहिए, छोटी छोटी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जो सीरीज़ें आती हैं उनको पढ़ के आप एग्ज़ाम क्लियर करो। और उस हिसाब से आज की डेट में एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं होती, पहले हो सकता था, हो गए होंगे पहले, वो पहले की बात हो चुकी है दोस्तों। परंतु वर्तमान की जो स्थितियां हैं, आपको पता है कि एनटीए ने किस तरह का पेपर का स्तर कर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और उस हिसाब से हमें वर्तमान परिस्थितियों को स्वीकार करते हुए अपनी किस तरह से रणनीतियां बनानी चाहिए, और ऐसी कौन सी पुस्तकें जिनका हम अध्ययन करें और परीक्षा में उत्तीर्ण हो। तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं दोस्तों, और बातचीत करेंगे हम उन विषयों पे। और जो विद्यार्थी बिगनर हैं दोस्तों, यानी कि जो नए विद्यार्थी हैं, उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु जो विद्यार्थी पुराने हैं, यानी कि उन्होंने एक दो बार नेट का पेपर पहले दिया भी हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों ये। आपको पता ही है दोस्तों कि नेट का जो पेपर होता है वो दो पेपर होते हैं। सबसे पहले हम इसके पेपर की बात करते हैं कि इस पेपर के होता क्या क्या इसमें। ठीक है, पैटर्न क्या होता है, स्तर तो आपको पता ही है। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे होंगे तो आपको पता होगा कि स्तर क्या होगा। ठीक है, और जो विद्यार्थी नए हैं तो उनके लिए तो बताना जरूरी है। ठीक है, तो दो पेपर होते हैं दोस्तों, आपको पता ही है। एक आपका जनरल पेपर होगा, और दूसरा आपका पेपर, दूसरा जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा, वो दो पेपर होते हैं इस तरह से। तो आप मान के चलिए, जो आपका जनरल पेपर होता है वो भी आपके उसमें फाइनल, जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें वो उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं, यानी कि काउंट होते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए कौन सी पुस्तकें पढ़ें और उसके लिए किस तरह से रणनीति बनाएं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो मैं पुस्तकें भी आपको बताऊंगा, और किस तरह से आपको उनका अध्ययन करना चाहिए ये भी आपको मैं साथ साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस आप अपने पास रख लीजिए, डाउनलोड करके आपको गूगल पे मिल जाएगा। एनटीए की वेबसाइट पे जाइए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सिलेबस अपने पास रखिए। जैसे पहले पेपर का जो सिलेबस होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा आपका, इन्वायरमेंट से संबंधित होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगी, हायर एजुकेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी। तो इस तरह के टॉपिक हैं जो कि आपकी 10 यूनिटों में बंटे हुए हैं। तो वो 10 यूनिटें आपको पता होनी चाहिए, और उसी हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कौन सी चीज़ वो स्ट्रॉन्ग है। मान लीजिए कि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड में अच्छी पकड़ है, आपको मैथ नहीं आता है। ठीक है, अगर मैं खुद की बात करूं तो मुझे मैथ उस तरह का नहीं आता था जिस तरह का होना चाहिए। तो मैंने दूसरी जो यूनिटें थी उन पे पकड़ बनाई अपनी, क्योंकि मुझे था कि मैथ वाली यूनिटों से मेरे एक दो प्रश्न जो स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे, क्योंकि मुझे वो नहीं आते थे। तो मैंने दूसरी जो यूनिटें थी उस पर पकड़ बनाई। तो इसी तरह से दूसरी पेपर में भी होता है। मान के चलिए जैसे हिंदी का कोई विद्यार्थी है, उसको लगता है कि उसकी जो साहित्य इतिहास पे बहुत अच्छी पकड़ है। ठीक है, तो उसको साहित्य इतिहास पे ये होना चाहिए कि उसके वहाँ से एक प्रश्न भी ना छूटे, उसको लगे कि उसका काव्य शास्त्र बहुत कमजोर है, तो उसको दूसरी यूनिटों पे पकड़ बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो शायद नया होगा, जो पुराने विद्यार्थी एक दो अटेम्प्ट दे चुके हैं उनको तो बहुत बेहतर तरीके से वो समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, तो पहले पेपर के लिए मैं बातचीत करूंगा कि आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, ये पुस्तक है दोस्तों केवीएस मदान की। ठीक है, केवीएस मदान की पुस्तक है ये, पियर्सन पब्लिकेशन की। ठीक है, आपको यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने फ्रंट से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पुस्तक है केवीएस मदान की। ठीक है, इसकी पुस्तक है ये, केवीएस मदान की पुस्तक है दोस्तों ये, और ये पियर्सन पब्लिकेशन से आती है। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके 10 यूनिटें हैं। आपको यहाँ पे दो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और अंत में जब एक यूनिट खत्म हो जाती है तो उसके बाद इन्होंने एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ये प्रैक्टिस भी करवाई गई है हर यूनिट के अंत में, कि इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं आपसे। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और यूजीसी नेट के विद्यार्थी इसको ही पढ़ते हैं। तो पहले पेपर के लिए आपको इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। एक बार इसको पढ़ने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक पुस्तक बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने अपने समय में पढ़ी हुई है। ये पहले पेपर की
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पुस्तक है दोस्तों, यूजीसी नेट, कितनी बड़ी पुस्तक है ये आप देख लीजिए, पहले पेपर की। इसमें पहले पेपर के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सब सोल्व करवाए हुए हैं, ठीक है, सोल्व करवाए हुए हैं और व्याख्यात्मक हल सहित आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको जो प्रश्न होंगे, ठीक है, क्वेश्चन के यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताए हैं और बहुत अच्छे वहाँ पे इन्होंने व्याख्या की हुई है। तो इस पुस्तक को एक बार पढ़िए, प्रश्नों को सोल्व कीजिए आप, ठीक है। जब आप प्रश्नों को सोल्व करेंगे फिर उसके बाद दूसरी पुस्तक को पढ़िए। एक बार पुस्तक पढ़ने से समझ नहीं आती है दोस्तों। ये कोई भी आप यहाँ पे देख लीजिए, चाहे कोई भी पुस्तक हो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही क्यों पुस्तक ना हो, एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती है। जब आप बार बार उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो उसके बाद समझ आती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो पहले पेपर तो आपके लिए ये हो गया, ठीक है। पहले पेपर को यहाँ से पढ़ लीजिए और उसके बाद कुछ एक यूट्यूब चैनल्स भी हैं, वहाँ पे भी जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये था तो दोस्तों पहले पेपर का, ठीक है। और अगर आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नोट्स ना बनाइए। अगर यूट्यूब चैनल से अगर आप वीडियो कोई देख रहे हैं तो वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे, इन सारी चीज़ों को करेंगे, तो फिर आपका, मुझे तो लग रहा है कि आपका तो पेपर फिर बहुत आसानी से हो जाएगा और पहले पेपर में भी आपका स्कोर बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इस तरह की रणनीति बनाई कोई 3 कड़ी महीने, ठीक है, 3 मंथ तक आप इस तरह की रणनीति बनाते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि 35 प्लस प्रश्न उसके ठीक हो जाएंगे 50 में से, पहले पेपर की मैं बात करूँ, ठीक है। तो इस तरह की रणनीतियाँ बनानी चाहिए उनको, ठीक है। अब विद्यार्थी होते हैं कि 1 महीना बचता है या 2 महीने बचते हैं तो वो तैयारियां शुरू करती हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, उनको 3 महीने तो कम से कम लगाने ही चाहिए। और दोस्तों 3 महीने ऐसे लगाइए कि वो आप जब पेपर देने जाओ तो आपको लगे कि मैंने ये प्रश्न भी पढ़ा था, वो भी पढ़ा था, ऐसे आपको फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से पेपर क्लियर होते हैं दोस्तों। और जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये बता ही रहा हूँ, और जो पुराने विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी, उनको अपनी रणनीतियों में, इनके स्ट्रैटेजीज में थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी अब, ठीक है। अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग कीजिए, ठीक है, चेंज कीजिए उसको। आप किस तरह से पढ़ते थे पहले, उसको चेंज करके फिर नई रणनीति बनाइए, ठीक है। तो आपको इससे क्या होगा कि आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। इतना तो मुझे पता है, विश्वास भी है दोस्तों, ठीक है। तो आपका पेपर क्लियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे पेपर की अगर बात करें तो दूसरा पेपर आपका सब्जेक्ट का होता है दोस्तों, ठीक है। तो सब्जेक्ट का जब पेपर आपका होगा तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हिंदी की बात करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक होनी चाहिए, परंतु मैंने किसी अपने दोस्त को दी हुई है, ठीक है। तो उनसे मैं 1-2 दिनों में ले लूँगा, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को किस तरह से पढ़ना चाहिए और उससे नोट्स किस तरह से बनाएं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य की मैं बात करूं तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न पुटअप होते हैं और प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं, जो आपकी आगे की परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास समय है, ठीक है, अगर आपके पास समय हो, अगर समय नहीं है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही पढ़िए, दूसरे साहित्य इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उसके बाद मैं गाइड बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह की ये पुस्तक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की ये पुस्तक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तकें हैं। आप राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पुस्तक है राम स्वरूप चतुर्वेदी की, ठीक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है, तो इसको भी पढ़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। परंतु अगर आपके पास समय है तो, अगर समय नहीं है तो इनको रहने दीजिएगा, ठीक है। आप अपने नॉलेज के लिए इन पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से 1-2 प्रश्न नेट में बन जाते हैं, परंतु 1-2 प्रश्नों के लिए आपको अगर पूरी पुस्तकें पढ़नी पड़े, अगर आपके पास समय नहीं है तो, ठीक है। तो आप दूसरी चीज़ों पे पढ़िए, 1-2 प्रश्नों के पीछे क्यों आपको इतनी पुस्तकें पढ़नी है, क्योंकि ये पुस्तकें जो है वो बहुत समय लेती हैं और समझ भी बहुत कम आती हैं, ठीक है। 1-2 बार पढ़ने पर ही समझ आने वाली पुस्तकें हैं ये, ठीक है, एकदम से समझ कुछ भी नहीं आता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ही मैं बात करूँ तो एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरह से काल विभाजन कर दिया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और एक बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मैं सीरीज भी शुरू करूं शायद, ठीक है, जब आपका नेट का पेपर जून में होगा, ठीक है। तो जून से पहले 1-2 मंथ पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज आपको शुरू करवाऊंगा कि किस तरह से उनका पढ़ना चाहिए, उनकी पुस्तकों, और वहाँ से प्रश्न किस तरह से बनते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपका साहित्य इतिहास से संबंधित,
अब दोस्तों बात आती है हमारी कि आपको गाइड क्या पढ़नी चाहिए। तो गाइड में मैं एक ही बात बताता हूँ दोस्तों, और उससे भी मैंने भी उसे ही अध्ययन किया था दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बताते हैं कि दृष्टि की भी पढ़नी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा जरूर है, एक बार पढ़ा जरूर है, परंतु वो मैंने उसको मैं रेकमेंड नहीं करूँगा आपको। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि आपको पढ़नी चाहिए गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की ये पुस्तक। ठीक है, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है। ठीक है, इस पुस्तक के लिए भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए इस पुस्तक को। ठीक है, इसमें अलग अलग पार्टों में ये डिवाइड है। ठीक है, सबसे पहले आपको इसका मिलेगा भाषा विज्ञान से संबंधित। ठीक है, भाषा विज्ञान है, फिर उसके बाद व्याकरण से संबंधित भी मिल जाएगा, साहित्य इतिहास भी आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, साहित्य इतिहास के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे काव्य शास्त्र भी मिल जाता है। ठीक है, कि काव्य शास्त्र की भी कुछ छोटी सी यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टाइप की मिल जाएगी, इनके सामान्य सा परिचय आपको काव्य शास्त्र का भी मिल जाएगा। काव्य शास्त्र के लिए मैं अलग पुस्तक बताऊंगा हालांकि अभी आपको, परंतु अगर आपको सामान्य सा परिचय काव्य शास्त्र के बारे में जानना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो होगी पुस्तक। और इस पुस्तक को पढ़ने के लिए नोट्स किस तरह से बनाए, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, छोटी छोटी बातें यहाँ पे रखी हुई हैं। और विद्यार्थियों का ये भी कहना होता है कि वो प्रश्नों को किस तरह से याद करें, तथ्यों को किस तरह से स्मरण रखें कि हम जब परीक्षा में जाएं तो हमें वो सारी चीज़ें याद हो जाएं। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ह्यूमन नेचर ही कुछ इस तरह का है कि आपको 100% कुछ भी याद नहीं होता है, नहीं हो पाएगा कभी भी। तो कुछ एक ट्रिकें भी होती हैं। ठीक है, विद्यार्थी इतने इतने बड़े एग्जाम निकालते हैं तो इनके पास कुछ ट्रिकें होती होंगी। ठीक है, पढ़ना तो पड़ता है, ये नहीं है कि पढ़ेंगे नहीं तो ऐसे ही एग्जाम हो जाएगा, ट्रिकों से कुछ भी नहीं होता है, परंतु सब कुछ याद भी नहीं होता है। ठीक है, आप 100% ये मान के चलेंगे कि ये छोटी सी पुस्तक इतनी बड़ी है तो है नहीं। ठीक है, कि छोटी सी पुस्तक है, आप ये बोलेंगे कि मैं इसको 2 या 3 महीने में इसका सब कुछ याद करके दे दूंगा, तो ऐसा किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, परंतु प्रश्न बन जाते हैं। तो उस तरह से आपको किस तरह से वो चीज़ें याद रखनी है तो वो हम बात करेंगे। इसको भी बताऊंगा, चारण शुक्ल की को भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से उनका पढ़ना चाहिए, कहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ये किस तरह का विभाजन इसका हुआ है दोस्तों। जो पहली इकाई है आपकी नेट की, तो यहाँ से कवर हो जाएगी वो। ठीक है, भाषा विज्ञान गोविंद पांडे सरस्वती पांडे की पुस्तक से कवर हो जाएगा, इतना करीब मुझे पता है, क्योंकि भाषा विज्ञान से बहुत कम प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहो फिर भी तो मैं आपको एक पुस्तक बताऊंगा भोलानाथ तिवारी की, हिंदी। ठीक है, हिंदी में ये हिंदी की तो नहीं है, भाषा विज्ञान। ठीक है, ये भोलानाथ तिवारी की पुस्तक है भाषा विज्ञान दोस्तों, इसको पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है, एक बार पढ़ने पे समझ नहीं आएगी ये। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आप हो कि नहीं मुझे तो पहले जो यूनिट है वहाँ से एक भी प्रश्न मेरा नहीं छूटना चाहिए, तो आपको इसको पढ़ना चाहिए। वैसे तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की पुस्तक भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहाँ से भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगी दोस्तों। अब जो आपने साहित्य इतिहास का देख लिया, ठीक है, साहित्य इतिहास से ही पूरा पेपर आपका नहीं होगा दोस्तों, ये मान के चलिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़ रहे हैं, हमने काव्य शास्त्र की पुस्तक पढ़ ली, ठीक है, हमारा तो अब नेट जेआरएफ होना चाहिए, परंतु हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको पहले भी कही जब वीडियो स्टार्ट की थी, कि सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जब सिलेबस होगा आपके पास तो आपको सिलेबस के हिसाब से अपनी रणनीतियां बनानी है दोस्तों। किसी भी इकाई से प्रश्न नहीं बनते हैं सब के सब, पूरा पेपर एक इकाई से नहीं बनेगा। आपकी यूनिट, आपके जो पेपर है, ठीक है, उसमें 10 यूनिटें हैं, तो 10 यूनिटों में आप मान के चलिए कि वहाँ से सबसे प्रश्न बनेंगे। हो सकता है कि किसी यूनिट से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन जाए, तो ये दूसरी बात है, क्योंकि साहित्य इतिहास की जो यूनिट 2 है आपकी, ठीक है, वो थोड़ी बड़ी भी है, तो वहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना होती है। सही बात है, मान सकते हैं हम, परंतु ये नहीं कह सकते कि पूरा पेपर भी वहाँ से आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है इसके संबंध में। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताऊं तो काव्य शास्त्र के लिए, क्योंकि काव्य शास्त्र से वर्तमान में बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, काव्य शास्त्र से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, ये पुस्तक आप रख लीजिएगा। ये है विवेक शंकर की पुस्तक दोस्तों, ये आपको अमेजोन पे मिलेगी। ठीक है, मार्केट में ऐसे उपलब्ध नहीं है। वैसे अगर आप चाहो तो विवेक शंकर का नंबर मेरे पास है। ठीक है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नंबर बता दूंगा उनको, और आप उनको सिर्फ मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और अपना पता दे देंगे तो वो आपको भेज देंगे। ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, ये पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है काव्य शास्त्र के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि काव्य शास्त्र के लिए पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको सिर्फ परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो
अगर आपको चाहिए कि मुझे नॉलेज भी और चाहिए तो आप भगीरथ मिश्र की पढ़ सकते हैं भारतीय काव्य शास्त्र, ठीक है। परंतु उसके लिए पढ़ने के लिए आपके पास समय होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपका जो स्तर है वो थोड़ा हाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है उसमें जो उनकी विचारधारा है उसको समझने के लिए आपका बड़ा होना भी जरूरी है, आपकी खुद की विचारधारा भी होनी जरूरी है, आप साहित्य के प्रति कितना समर्पित है वो सारी चीज़ें होनी जरूरी हैं, तभी आप उसका अध्ययन कर पाएंगे और उससे प्रश्न आप पुटअप कर पाएंगे। नहीं तो ये जो पुस्तक है ये आप मान के चलिए कि विवेक शंकर की गाइड है, ठीक है, इनके गाइड है, नोट्स है इनकी, ठीक है, इसको ऑथेंटिक पुस्तक नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें सिर्फ नेट के जो सिलेबस है उसको ही डिज़ाइन किया गया है। तो आप इसको मंगवा सकते हैं, विवेक शंकर से भी मंगवा सकते हैं, लेखक का नंबर मेरे पास है, तो उनसे भी आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि मैंने उनसे ऐसे ही मंगवाई थी, ठीक है। मार्केट में नहीं मिलेगी, और दूसरी बात है कि शायद अमेजोन पे भी मिल जाएगी, मुझे ऐसे लगता है, ठीक है, क्योंकि मैंने तो लेखक से ही मंगवाई थी, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको मैं रेकमेंड करता हूँ दोस्तों हर विद्यार्थी को जो यूजीसी नेट की तैयारियां कर रहे हैं। और दूसरी बात करूँ, अगर आपको लगे कि मुझे तो ऑथेंटिक पुस्तक नहीं पढ़नी, तो आप पढ़ सकते हैं भगीरथ मिश्र की काव्य शास्त्र से संबंधित, ठीक है। काव्य शास्त्र आपकी यूनिट है और प्रश्न बनते हैं। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आप देवेंद्र नाथ शर्मा की पुस्तक पढ़ सकते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी, क्योंकि आप जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपका स्तर भी ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तभी आप पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। अगर कोई विद्यार्थी बिगिनर है दोस्तों, अभी एमए कर रहा है, तो उसको इतनी समझ नहीं होती है साहित्य के प्रति, ठीक है, उसकी इतनी भाषा शैली भी विकसित नहीं हुई होती है अभी तक कि उसको सारी चीज़ें समझ आ जाए, ऐसे ऐसे शब्द फंस जाएंगे कि उसको उसका अर्थ ही नहीं पता चलेगा। मैंने बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे देखे हैं, ठीक है। तो मैं बात कर रहा कि आपको नोट्स पढ़ने चाहिए इसके लिए, क्योंकि आपको अभी सिर्फ क्या उत्तीर्ण करना है, परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। जब आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो उसके बाद आप पुस्तकें दूसरी पढ़िए, क्योंकि मेरे पास भी ढेरों पुस्तकें हैं, ठीक है। मैं वो सारी पुस्तकें पढ़ रहा हूँ, देवेंद्र नाथ शर्मा को मैंने पढ़ लिया, भगीरथ मिश्र को मैंने पढ़ लिया, ठीक है, तारक नाथ बाली की पुस्तक आती है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए, ठीक है, उसको मैंने पढ़ लिया, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। परंतु मैं सिर्फ यहाँ पे परीक्षा की बात कर रहा हूँ कि आपको परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी बात। दूसरी बात करते हैं दोस्तों हम कि आपको जो दूसरा सिलेबस लगा है, जैसे कहानियाँ, वैसे एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि यूजीसी की ओर से भी पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि आपका जो सिलेबस है वो जून के लिए चेंज हो जाएगा। हाँ, हो सकता है, परंतु हिंदी साहित्य के इतिहास कभी चेंज नहीं हो सकता, वो तो वैसा ही रहेगा। काव्य शास्त्र आपका नहीं बदल सकता। हाँ, कुछ एक जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र में है, ठीक है, जैसे आपको मैथ्यू अर्नोल्ड लगा हुआ है, ठीक है, अरस्तु लगा हुआ है, प्लेटो लगा हुआ है, रिचर्ड्स लगा, ये सारे जो लगे हैं वहाँ पे एक आध को हटा दें और दूसरा कोई पाश्चात्य काव्य शास्त्री रख दें वो, ठीक है, तो वो हो सकता है, परंतु सबका सब चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, जैसे सिलेबस की अगर बात करें, जैसे 21 कहानियाँ हैं सिलेबस में आपके, तो वो बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं दोस्तों। जो 21 कहानियां छांट के यूजीसी ने सिलेबस में डाली हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं आपकी हिंदी साहित्य में, ठीक है। तो वो सब की सब तो नहीं हटेंगी, हो सकता है एक दो कहानियां बदल जाए, सिलेबस का चेंज करने का मतलब सिर्फ उतना आप मान के चलिए। तो 21 कहानी को आप पूरा पढ़ लीजिए, आपको अगर नहीं मिल रही हैं तो आप नेट में जाके देखिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने वो कहानियां नहीं पढ़ी हो तो दोस्तों मैंने उन कहानियों पे एक एक वीडियो बनाई थी, एक एक कहानियों पे उसका वाचन भी किया हुआ था, और उसके तथ्य जो थे वो सब कुछ वहाँ पे मैंने करवाए हुए हैं। और वो दोस्तों आपकी आधे आधे घंटे से पौने पौने घंटे तक एक एक क्लास थी, एक एक कहानियों पे। अगर किसी विद्यार्थी ने वो पढ़ा होगा तो मैं तो कहूँगा कि हिंदी कहानियों से संबंधित उसका नेट में कोई भी प्रश्न स्किप नहीं हुआ, नहीं छूटा होगा, क्योंकि आपको संवाद भी बताए गए थे, पात्र भी बताए गए थे, वाचन सहित उसको बताया गया था, कौन से विद्वान ने उस कहानी के संबंध में क्या कहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। और जो पहली यूनिट है नेट की आपकी, ठीक है, तो उस पर भी मैंने सबसे पहले जब मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब की, तो मैंने वो भी बनाया हुआ है, वो तो आपको बोर्ड पे भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड पे मैंने पढ़ाया था तब, ठीक है। तो वो यूनिट आपकी वहाँ से कवर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जैसे नाटक हैं दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो नाटकों को सबको पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रश्न अंदर से बन रहे हैं, ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आप। उपन्यास अगर आप चाहो तो पढ़ लीजिए, क्योंकि अंदर से प्रश्न बन रहे हैं। और अगर नहीं भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये मान के चल रहे कि हमें ऐसे काम दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है, आप घर में होते हैं, आपको घर का काम भी होता है, वो सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप दूसरी तरह से प्लानिंग बनाइए फिर अपनी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स
बनाइए अपने खुद की, यूट्यूब में जाइए आप, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। मेरे ही चैनल पे बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी आपको, और उपलब्ध हैं अभी पहले से, ठीक है। आप चैनल की प्लेलिस्ट को खंगालिए, आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये तो होगी दोस्तों हमारी सिलेबस की बात और रणनीति की बात, ठीक है। तो इस जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये आप 3 महीने में अच्छे से तैयारियां करेंगे तो 90 दिन में मैं कहता हूँ कि जेआरएफ आपका 100% है, ठीक है। क्या है आपका 100% जेआरएफ है दोस्तों फिर, ठीक है। 100% आपके पास जेआरएफ होगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप जो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ उस तरह से और डेडिकेशन के साथ आप पढ़ते हैं तो ये सब आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आप सर हमारा ये प्रश्न है, ठीक है। आपको कोई भी प्रश्न हो तो मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपके काम की। और जून की तैयारियों के लिए आपको शुभकामनाएं अभी से अभी से डट जाइए, क्योंकि आप सोचेंगे कि हम 10 दिन में 1 महीने में कर लेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि परीक्षा कोई भी हो, तैयारियां करने के लिए बहुत समय लगता है। इससे पहले की एक मेरी वीडियो थी दोस्तों जिसमें मैंने अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज बताई थी आपको कि मैं किस तरह से पढ़ा था और किस तरह से मेरा पहले ही प्रयास में जेआरएफ हो गया था। मैंने कौन सी पुस्तकें पढ़ी थी, मैंने पढ़ना कब स्टार्ट किया था, नोट्स किस तरह से बनाए थे, ठीक है। और अगली वीडियो दोस्तों मेरी हो सकता है कि आपको शुक्ल पे आ जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। या सीरीज ही शुरू कर दूं मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, ऐसा भी कुछ भी संभावित नहीं है, ठीक है। हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर हो जाती है सक्सेसफुल तो फिर हम करेंगे। और गोविंद पांडे सरस्वती पांडे को भी बताऊंगा किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, नोट्स कहाँ से और कैसे बनाने चाहिए, वो अगली वीडियो आपके लिए। गाइडेंस भी जरूरी है दोस्तों, मैं सिर्फ पढ़ाता रहता हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया है यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, ठीक है। तो वो पढ़ाने के साथ साथ मुझे लगता है कि आपके लिए गाइडेंस भी जरूरी होती है, ठीक है। तो गाइडेंस की वीडियो भी मेरी उपलब्ध हो जाती हैं हफ्ते में एक आध बार, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए आपका धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।